पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेरिकार्डियम जो सबसे पहले आउटर लेयर होती है हार्ट की, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम पेरिकार्डियसिस कहते हैं। और अब है सेकंड लेयर, जो हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो अब पढ़ेंगे मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम हो गया है, तो मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियसिस इज द इन्फ्लामेटरी, मतलब कि कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाए जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें, तो उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन। ठीक, उसके अलावा मायोकार्डियोपैथी भी हम बोल सकते हैं, कार्डियोपैथी भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा मायोकार्डियोसिस इज द इन्फ्लामेटरी ऑफ द मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ द हार्ट वाल्स, के जो मिडल लेयर है हार्ट के वाल्स की, तो उसमें क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम मायोकार्डियोसिस कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके काजेस कौन से हैं। तो सबसे पहला काज है जिसके वायरल, बैक्टीरिया या फिर फंगल पैरासाइट्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये हमने उसमें भी उस लेक्चर में पढ़ा था कि ये सब चीज़ें जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है वो इफेक्ट करती है हमारे किसी भी ये वाल्स पे इन्फ्लामेशन कराने के लिए। उसके अलावा कुछ केमिकल्स या फिर रेडिएशंस एक्सप्लोरेशंस क्या करवाती हैं, वो भी इफ़ेक्ट करती है हमारे कार्डियक जो भी लेयर्स होती हैं उन पे, ताकि वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर इन्फेक्शन काज हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी इफ़ेक्ट करवा सकता है हमारे जो रेडिएशन, वो टाइमली क्या करवाते हैं, हमारे मसल्स को वीक कर देते हैं, हार्ट के मसल्स को, और वहाँ क्या हो जाती है, इसीलिए इन्फ्लामेशन होने के काज हो सकते हैं। पैथोफिजियो में देखते हैं द मायोकार्डियसिस रिटर्न फॉर द सब्जेक्टिव रिसर्च एंड द पोटेंशियल मैकेनिज्म्स लीड टू उसके बाद कार्डियक पढ़ते इंजरी। हैं अगर पैथोफिजियो वहाँ को। कोई इंजरी हो गई है, जो इनर लेयर सेकंड जो मिडल लेयर है उसमें तो फिर वहाँ क्या हो सकती है? इन्फ्लामेशन या फिर कोई भी लम्प बन सकता है, तो उसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज, उनकी वजह से कोई ऐसा इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले पैथोलॉजी यही है इसकी। और उसके अलावा है डायरेक्ट कोई ऐसी इंजरी हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए या फिर कार्डियोटॉक्सिक एजेंट इंटर हो जाए। उसके अलावा जो कार्डियक इंजरी काज ऑटोइम्यून, मैंने आपको सब बता दिया कि ऑटोइम्यून की वजह से या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये सब काज हो सकता है। तो पैथोफिजियो में यही है। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं जैसे कि इसके साइन और सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है। साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो चेस्ट पेन होगा, फर्टिंग होगी, और रैपिड एब्डोमेन एब्डोमेन हार्ट रिदम्स, मतलब कि एक हार्ट की रिदम भी चेंज हो सकती है। और साइन ऑफ इन्फेक्शंस, हेडेक, फीवर, और इन्फेक्शन में जो साइंस होते हैं जैसे कि 5 कार्डिनल साइन वो हो सकते हैं। उसके अलावा मसल इचिंग्स, सूर ऑन थायराइड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, या फिर स्वेलिंग इन लेग्स। ये सब क्या है कि अगर हार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है या फिर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वो पूरी हमारी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करता है। वो सर पे, जैसे कि हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, वो हेडेक कराता है, फीवर करवाता है, क्योंकि और साइन ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि कार्डिनल साइन आ जाते हैं, कहाँ पे वो स्वेलिंग हुई है तो वहाँ कार्डिनल साइंस भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये और मसल इचिंग्स, स्वेलिंग इन लेग्स, ये सब कॉमन होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। ये दोनों एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि अगर वहाँ की जो लेयर्स होंगी वो भी सही से काम नहीं करेंगी तो वहाँ के जो वेसल्स होंगी वो भी डैमेज हो सकती है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है और वहाँ के सेल्स डेथ भी हो सकती है। तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रोक भी काज हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, ओवरऑल हार्ट से होके दूसरे ऑर्गन से इफेक्ट करेगा। और उसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, वो ब्रेन में इफेक्ट कर सकता है। और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि एम्बोलिज्म्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कार्डियक पूरा फंक्शन करना ही बंद कर दे। और उसके अलावा एरिथमिया, जिसमें क्या होती है, जो कार्डियक की रिदम होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि बीट्स जो होती है वो चेंज होती है उसमें। और उसके बाद बढ़ेंगे कि डायग्नोस को हम किससे करते हैं, डायग्नोस टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं जैसे कि डायग्नोस टेस्ट की, उसमें तो हमने देख लिया, अल्कटेशन करेंगे, साउंड सुनेंगे और सीबीसी करवाएंगे। ये सब सेम है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसके एक्सरे या फिर ईसीजी। उसके अलावा जैसे कि सीबीसी करवाएंगे, टोटल ब्लड काउंट करवाएंगे, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कराएंगे जिससे हमें पता चल सकता है। और उसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स टेस्ट कराएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि एरिथ्रोसाइट्स हमारी बॉडी में कितने हैं।
और इन्फेक्शन का भी ब्लड कल्चर से पता चल जाता है। तो ये सब टेस्ट है डायग्नोस के लिए हम करवाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले उसमें आता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जो भी इन्फ्लेमेशन है कार्टिकोस्टेरॉइड्स उसको रिड्यूस करता है, और एनसेंट जो यूज़ करते हैं वो क्या करता है, इसी एंजाइम इनहिबिटर होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, या फिर जो भी उसका एक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा ना। और उसके अलावा बीटा ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं जो इम्प्रूव करता है हमारी रिदम को हार्ट की, और डाययूरेटिक यूज़ कर सकते हैं जिसमें हेल्प करवाता है रिड्यूस द फ्लूइड कंजक्शंस इन द बॉडी, जो फ्लूइड की कंजक्शन को कम करता है। और उसके अलावा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, एंटीवायरल फंगल एंड पैरासाइट्स जो भी ड्रग्स होंगी वो एज अ इन्फेक्शन एजेंट के लिए यूज़ करेंगे। एक ये कॉमन है किसी पेशेंट्स में, और डाययूरेटिक फ्लूइड को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और हाइपरटेंशन की कुछ इसी इनहिबिटर यूज़ करते हैं। और उसके बाद आते हैं एंडोकार्डियोसिस। एंडोकार्डियोसिस लेयर में क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है एंडोकार्डियम लेयर की, जिसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर इनसाइड द लाइनिंग ऑफ हार्ट एंड दे आर चेंबर्स एंड हार्ट वाल्व्स एंड endocardiums. It's caused by the bacteria and rarely in fungal infections. कि ये क्या करवाता है, कुछ बैक्टीरिया या फिर बहुत हम कहते हैं रेयर केस होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, बाकी बैक्टीरिया करवाता है जो हमारे ब्लड से होके जो हार्ट की लाइनिंग हार्ट में जाता है पंप होने के लिए। अगर हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन है किसी भी इंजरी की वजह से, जैसे कि हम कैथेटराइजेशन करते हैं किसी पेशेंट्स को, तो उनमें चांस हो सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री हो रही है किसी भी पेशेंट्स में एज अ बैक्टीरिया की, एज अ वायरल की, तो वो क्या करवाता है फंगल की, तो वो डायरेक्ट अगर हमारे ब्लड गया है हमारे हार्ट के पास तो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट करवा सकता है, और हमें जैसे कि कुछ सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। और वहाँ की जो लाइनिंग होती है, जैसे कि हम वाल्व कहते हैं, जो वहाँ की दीवारें जो इसके जो 4 चैम्बर्स होती हैं उनके सराउंडिंग जो भी लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लेयर एंडोकार्डियम कार्डियम लेयर होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम काज़ की कि कौन से काज़ और रिस्क फैक्टर है। सबसे पहले मैंने बताया बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। बर्थ डिटेक्ट फॉर द कभी-कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना, है ना, किसी के हार्ट में जो वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक उनमें जो दीवार होती है वो नहीं होती है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं डिफेक्ट हो गया है, जे हार्ट डिफेक्ट। तो उसमें क्या होता है, वो बाय बर्थ होता है, तो वो भी एक काज़ हो सकता है कि इनर जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाए, एंडोकार्डियोसिस हो जाए। ठीक है, उसके अलावा डैमेज डैमेज्ड एब्डोमेन हार्ट वाल्व्स, जो भी वाल्व्स है वो भी अगर एब्नॉर्मल हैं तो वहाँ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। हिस्ट्री ऑफ कार्डियोसिस, अगर कार्डियोसिस की हिस्ट्री है तो वो भी एक। और उसके अलावा न्यू अगर फैमिली में है तो वो किसी पेशेंट को हो सकते हैं। न्यू हार्ट वाल्व्स आफ्टर सर्जरी, अगर कभी किसी चीज़ की वजह से उनके वाल्व खराब हो गए हैं, वहाँ पे अगर न्यू लगा गए हैं तो वो भी एक सर्जरी के थ्रू वो भी एक इफ़ेक्ट करता है, फ्यूचर में वो रिस्क फैक्टर होता है एंडोकार्डियम लेयर की जो इन्फ्लेमेशन है उसको। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म्स इंट्रावेनल लाइनिंग्स इन प्लेस, अगर लॉन्ग टर्म से वहाँ पे वेनस पे एक लाइनिंग पे प्रेशर लग रहा है तो भी हो सकता है। और उसके अलावा कैथेटराइजेशन, मैंने आपको बोला है बहुत ज़्यादा टाइम से, हम अगर कैथेटराइज़र कर रहे हैं या फिर इंट्रावेनस जो वेन्स के थ्रू हम इंजेक्शन लगाते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट एंट्री होती है पैथोजन की। उसके जर्म्स एंटर्स फॉर द ब्लड स्ट्रीम, उसके थ्रू डायरेक्ट जर्म्स एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। पैथोफिजियो की बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस इज यूजली काज बाय द इन्फेक्शंस ऑफ द बैक्टीरिया फंगल्स एंड अदर जर्म्स, जैसे कि और अदर्स जर्म्स की वजह से भी। और वो कैसे इफेक्ट होता है, मतलब कि उसकी पैथोलॉजी क्या होती है कि सबसे पहले वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे हार्ट में ट्रेवल होता है, और वहाँ पे क्या करवाता है, डैमेज करवाता है या फिर अटैक करता है हार्ट के जो वाल्व्स होती हैं, दीवारें होती हैं उन पे, और डैमेज कर देता है हार्ट के टिश्यूज़ को। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो एंडोकार्डियम है तो उसमें सबसे उसकी पहली पैथोलॉजी यही होगी कि वो कोई भी बैक्टीरिया है वो कहाँ से हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जाएगा, हमारे स्किन के थ्रू जाएगा, हमारे ब्लड में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा हमारे हार्ट
में और हार्ट के वहाँ के वाल्व्स होते हैं वहाँ पे इफेक्ट करेगा और वहाँ के जो टिश्यू होंगे उनको डैमेज करेगा। बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की, जैसे कि फीवर, चिल्स एंड स्वेलिंग्स, ये सब कॉमन है, हो सकता है। उसके अलावा इचिंग्स एंड जॉइंट्स एंड मसल्स और जॉइंट्स में इचिंग होना, और उसके अलावा या चेस्ट पेन होना, और ब्रीथिंग में हॉल्स ब्रीथिंग, और उसके अलावा मतलब ब्रीथिंग में हमें डिफ़िकल्टी होना या फिर फर्टिंग होना, नाइट स्वेट होना, ये सब इसके साइन और सिम्टम्स है। स्वेलिंग होना लेग्स और फीट्स और हमारे एब्डोमेन में, और उसके अलावा द न्यू चेंजेस एंड वर्शिंग साउंड्स होना, और मरमर साउंड हमें सुनाई दे हमारे हार्ट में जो एबनॉर्मल साउंड है। उसके अलावा स्मॉल एरियाज एंड ब्लीडिंग्स अराउंड देन नोज़ एंड वहाँ पे क्या हो नोज़ और वहाँ पे ब्लीडिंग हो, या फिर रेडनेस हो हमारे पाँव और हाथों के जो राइट और जो लोअर पार्ट होता है हमारे फिट्स का, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक पेनलेस वहाँ के सेप्ट बन जाते हैं वो, और उसके अलावा पेनफुल भी नोट्स बन सकती है, और फिंगर्स टॉप्स एंड नोट्स, ये सब क्या होता है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं जिनमें ये सब हमें दिखाई देते हैं किसी पेशेंट्स में। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट वाल्व डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एब्सिस एब्सिस दैट इन्वॉल्व डेवलप्ड फॉर द हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स, एब्सिस बन सकते हैं हार्ट, ब्रेन या फिर लंग्स, और उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, क्योंकि जो हार्ट सप्लाई करता है या फिर हार्ट को जो सप्लाई करता है वो पल्मोनरी वेंस होती है। अगर वहाँ से अगर कोई होता है तो वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा हमारे लंग्स पे, क्योंकि वहाँ से ब्लड आता है हमारे हार्ट में, और वो और उसके अलावा किडनी डैमेज और एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। डायग्नोस टेस्ट में देखें तो वो सेम ही है, जैसे कि अल्कटेशंस ऑफ हार्ट, और उसके अलावा हार्ट के साउंड सुनना, और ब्लड कल्चर हेल्प टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शंस, और उसके अलावा है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी करवाते हैं किसी पेशेंट्स की, और सीआरपी करवाते हैं, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स उनको देखते हैं कि वो नॉर्मल है या फिर, और ईसीजी करवाते हैं, या फिर चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ये सब हम पेशेंट्स में करवाते हैं डायग्नोस टेस्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, उसमें एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे एरेथ्रोडेक इन्फेक्शंस के लिए, उसके अलावा एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे ताकि फ़ीवर वो चेंज हो सके, ठीक है, किसी पेशेंट, और एंटासिड्स जो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करेंगे, उसके अलावा सर्जरी के थ्रू भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये चीज़ें करते हैं किसी भी पेशेंट। के बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आता है मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मेंटेन करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, और उसके अलावा परफॉर्म द एक्टिविटीज़ मिनिमाइज द एडवर्स चेंजेस ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल फंक्शनिंग्स। अगर हम देखेंगे कि वो उसको जो परफॉर्म करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उसका स्ट्रेस कम हो फिजिकली और मेंटली, वो उसके फंक्शंस अच्छे से हो सके, और डिस्क्राइब करेंगे उसकी डिसीज़ को और प्रोसेस को, और अप्रोप्रिएटेड द ट्रीटमेंट, उसके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, और मतलब प्रिवेंट करेंगे रिकरेंट डिसीज़ है जो भी उससे, और मेंटेन करेंगे एडुकेट द टिश्यूज़ एंड ऑक्सीजन परफ्यूजन्स, और जो भी टिश्यूज़ और उसको मेंटेन करेंगे टिश्यूज़ की और ऑक्सीजन की परफ्यूजन को, ठीक है, और उसके अलावा अचीव्ड फ्लूइड फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, और स्ट्रेंथ पेशेंट्स ब्रीथिंग नॉर्मल्स, हम देखेंगे कि पेशेंट्स की ब्रीथिंग नॉर्मल है या नहीं। तो ये सब काम होता है किसी भी पेशेंट्स को डील करने के, जो कार्डियक पेशेंट्स है नर्सेज का काम। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।